चलो उसके बाद ये वाला, एलिमेंट हैज बीसीसी, सेल का एच दिया है, एटॉमिक रेडियस निकालनी। अरे क्या है वो, मैंने जो टेबल ही लिखवा के दिया है आपको पूरा पता है ना, बीसीसी, एफसीसी और क्या जेडसीसी, एमसीसी क्या क्या है और एससीसी, फिर उनके एज लेंथ का फॉर्मूला, फिर उनका जेड का फॉर्मूला, ऐसे सब दिया है ना, यस और नो बोलो, दिया है ना पूरा? अरे बोलो यार, यस और नो प्लीज चैट विथ मी, यस ठीक है ना। तो उसमें हमने बीसीसी में देखा है कि ए इज इक्वल टू होता है 4/√3r, है ना, हमको पता है ए इज इक्वल टू 4/√3r, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसको एक बार घुमाओ, r इज इक्वल टू √3/4r, ये ठीक है। तो √3/4 इंटू ये देखिए ये एज लेंथ 288 पिकोमीटर, काम हो गया, आंसर आएगा ये लेवल 0, है ना, लेवल 0। ये है प्रॉब्लम, इसे कहते हैं प्रॉब्लम, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम रहते हैं इसे। तो इन्होंने तो इतनी हद कर दी है कि इसको इससे डिवाइड भी नहीं किया, मतलब मत करो बच्चे। अरे तुम एक तो कोरोना के अंदर लॉकडाउन में बैठे हो, तुम्हारी कितनी फिक्र है हमको, हाँ, तुम्हारा दिमाग पागल हो गया होगा, तुम क्यों कैलकुलेशन करते हो यार, मत करो कैलकुलेशन। तुम सिर्फ बताओ इसमें ये क्या है, ए बी सी डी जेड यम क्या है, बस इतना करो और इसी आंसर को टिक करो, भागाकार गुणाकार मत करो मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, लेकिन इतना तो करो, है ना। अब करण ने इतना भी नहीं किया। अब मुझे पता है उसने क्या क्या याद किया, मुझे पता है वो कितना पढ़ाई करता है, सब कुछ पता है, आप भी करते हो, लेकिन वो भी बहुत सिंसियर है, सब करेगा, सब फॉर्मूले याद है, वो वाइब्रेट हो जाएगा, बहुत वाइब्रेट होता है वो। स्टेबल माइंडेड पर्सन उतना नहीं था वो, उतना नहीं था, पढ़ाई बहुत काफी करता है, काफी, लेकिन स्टेबिलिटी कम है उसको। अलग अलग ऋषिकेश केंद्र काफी स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल, अति ज्यादा। तनया भी स्टेबल है, तनया भी काफी स्टेबल है दिमाग से, लेकिन बॉडी से स्टेबल नहीं है, मेंटली स्टेबल है, लेकिन बॉडी कुछ नहीं खाती ही नहीं है। एक चपाती का 25% वो एक टाइम में खाती है, मेरा बच्चा इससे ज्यादा खाता है। हाँ क्यों बता रहा हूँ, ये उनकी पर्सनल बातें क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको, हाँ टाइम पास नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। अरे ये खाओगे आप इतना एक टाइम में, तो आपकी बॉडी, अरे आपके ब्रेन के सेल्स काम कैसे करेंगे पता नहीं, उसके ब्रेन के सेल काम कैसे करते, मुझे सरप्राइज होता है। उसको इस 2 सालों में 11th और 12th में उसको क्या क्या हुआ है, देखो उसके पीछे क्या क्या है। 10th में भी वो पड़ी थी सिख, लेकिन 11th के बाद मुझे जरा पास से मैं उसको जानता हूं, 11th में दिवाली में उसको डेंगू हो गया, डेंगू, वो भी 14,000 प्लेटलेट्स, मतलब बहुत कम होते हैं ये, लातूर को शिफ्ट करना पड़ा। उसके बाद हमने उसको लातूर से यहां शिफ्ट करने का डिसीजन लिया, इधर ही पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी, कोई जरूरत नहीं। वो शाहू कॉलेज में बहुत ज्यादा, मतलब केमिस्ट्री एक्स है तो वो वहां पे 3x पढ़ा रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा, इतना डीप इतना डीप इतना डीप, उसको मार्क्स कमा रहे थे, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, वो शाहू के स्पेशल बैच में थी, ठीक है पता है आपको। तो फ्रस्ट्रेट हो गई, काफी फ्रस्ट्रेट हो गई, तो मैंने बोला कि देखो ये शाहू का काम ही ऐसा है, वहां पे फ्रस्ट्रेट होते ही है लोग, और कोई जरूरत नहीं है नीट के लिए। स्वर्गेकर सर बोलने के मुझे बस एमबीबीएस चाहिए और एम्स वेम्स कुछ नहीं चाहिए, बस सिंपल एमबीबीएस मिल जाए तो बस हो गए सर। तो मैंने उनको बोला कि बेटा मुझे पता है जैसा एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं जाता, और टेंशन मत लो, एनसीईआरटी से काम होता है, मैंने कई सारे बच्चों को लगवाया बस एनसीईआरटी से। तो उसने मुझ पर भरोसा रख दिया, उसको इधर लाया। तो यहाँ पर आने के बाद आते ही 1 महीने में उसको एक बार टाइफाइड हो गया, ठीक है, ये सब लो इम्यूनिटी, उसकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है, बहुत, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। वो दिन में कुछ काम करती है, फिक्स है उसका, उतने ही काम वो कर सकती है, फिक्स है उसके कुछ काम दिन में, उससे ज्यादा अगर वो 5 स्टेप्स भी ज्यादा चलती है तो उसको रात में समझता है कि मैंने 5 स्टेप ज्यादा चले, और उसको पेन होने लगता है, इतना मतलब वीक इम्यूनिटी है उसकी। आपको भी पता होगा, क्लास में बैठी थी अपने तो उसको चक्कर आ गया था, मतलब इतनी वीक इम्यूनिटी। अरे इतनी वीक इम्यूनिटी लेके आप कहां जाओगे यार,
मुझे पता है वो लड़की ना एम्स भी क्रैक कर सकती है, लेकिन कहाँ जाओगे? आपकी जिंदगी का मतलब क्या भरोसा है? इतना वीक नहीं होना चाहिए। तो एक बार टाइफाइड हुआ 12th में, फिर उसके बाद वो ठीक हुआ, और एक बार टाइफाइड हुआ, टाइफाइड खत्म हुआ, फिर जॉन्डिस हुआ उसको। इम्यूनिटी नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंजाई आ जाती है टाइम पास करने के लिए उसके पास। अरे चलो ये क्या है, इसको मार दो, चलो इसके अंदर जाओ, ये क्या करेगी, है ना? कहीं से भी भाग के आ जाते हैं, उसके शरीर में घुस जाएंगे, चलो टाइम पास करेंगे उसके पास, ये तो कुछ करने वाली नहीं है। ठीक है, तो फिर उसको जॉन्डिस हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर जॉन्डिस हुआ, और जॉन्डिस के साथ इस बार उसको टाइफाइड हुआ। टाइफाइड प्लस जॉन्डिस, नाउ द टू थिंग्स कमिंग टुगेदर, टाइफाइड प्लस जॉन्डिस। वो पेपर भी प्रैक्टिस पेपर नहीं दे पा रही थी, और फाइनली क्या हुआ, एग्जाम है सामने, और टाइफाइड भी है, जॉन्डिस भी है। तो आपको पता ही है एग्जाम में जाके क्या कर सकता है। तो बेचारी है, मतलब उसको ही मतलब पता नहीं कि वो खाना ही नहीं खाती। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, अपनी हेल्थ को देखो पहले, हेल्थ ठीक करो, खाना खाओ, न्यूट्रिशियस खाओ, ऐसा चटनी चपाती मत खाओ, दूध खाओ, दही खाओ, मतलब जो हरी हरी सब्जियां खाओ, और जागो मत ज्यादा। सोना है 6 आवर्स 5 आवर्स सो लो, वो भी बिना टेंशन के ले लो। तो ये सब उसके साथ हुआ है, और इसलिए मतलब वो एग्जाम ही नहीं दे पाई ना फाइनली। वहां पे अच्छा हुआ चक्कर आके नहीं गिर गई, कैसे कैसे तो एग्जाम हॉल से बाहर आ गई वो। तो ये सब मतलब प्रैक्टिस पेपर में तो वो सबसे आगे रहती थी। करण को अगर 500 गिरते थे तो उसको 600 गिरते थे, मतलब ऑलवेज करण से आगे वो 100 मार्क्स से रहती थी। लेकिन ठीक है, वो अगले साल पे गया उसका, लेकिन फिर भी बता नहीं सकते। अब इस साल भी उसको ना पहले हेल्थ ठीक करनी होगी। तो आपको मैं कह रहा हूं कि हेल्थ पर पहले ध्यान दो, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज मत करो, तो हो गया काम। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, तो उसने ये गलती कर दी। तो ये बेटा, ये जो है ना करण, मेंटली उतना स्टेबल नहीं रहता, डर जाता है, जल्दी से डर जाता है। तनया मेंटली स्टेबल रहती है, लेकिन फिजिकली बिल्कुल स्टेबल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। प्रणव तत्तापुरी मेंटली स्टेबल, फिजिकली स्टेबल, एज फार एज आई नो। ठीक है, तो वो आगे जा ही रहा है ना, मतलब दोनों तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेंटली स्टेबल मतलब जल्दबाजी करेगा, जल्दबाजी करेगा, वाइब्रेट हो जाएगा पूरा, मुझे पता है वो वाइब्रेट भी होता है, अपने आप वाइब्रेट होता है। तो उसने ये कर दिया, मतलब जस्ट अपोजिट कर दिया, है ना? दिख रहा है ना आपको उसने क्या कर दिया? गलती समझ में आ रही है क्या? कैसे सिली मिस्टेक्स कैसे होती है, समझ में आ रही है? ओके, सिली मिस्टेक्स है, बाकी कुछ नहीं है। तो इतना भी वो नहीं है, मुझे पता गया गुजरा नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता है, मेरे को पता है वो क्या चीज है। लेकिन देखो ये ऐसे फालतू क्वेश्चन, मतलब सिर्फ खुद के दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं होने की वजह से ये होता है। मेंटेलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाथ से मार्क उसने गवा दिए, वुड सिंथेसिस, फिर ये वाला, ऐसे 5 क्वेश्चन उसने हाथ से गवा दिए हैं। और ये वाला भी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय दिस, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, उसका टेम्परेचर ये है, आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है। ये फॉर्मूला क्या आपको हुआ इक्विलिब्रियम में? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, हुआ है क्या? बस ये बोलो, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में ये फॉर्मूला है, शायद इक्विलिब्रियम में नहीं है। थर्मोडायनामिक्स में ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला। आपको दिखा दूं, आपको दिखा भी देता हूं, क्या करूं। अब आज करना है तो पूरा फाइनल ही कर देंगे, ऐसे नहीं, कोई शक छोड़ना ही नहीं। मेरा गला भी सूख रहा है, लेकिन फिर भी फाइनल कर देंगे। इतना मैं बता रहा हूं कि मुझे बस उम्मीद है कि आप लोग ना, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं उतना करेंगे बस। और मैं कुछ बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलता कि आप आईआईटी में लगोगे, नो, नॉट पॉसिबल। आईआईटी में नहीं लगोगे, क्योंकि वो डिफिकल्ट एग्जाम है, पता है मेरे को, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। इतनी फालतू एग्जाम है, इतनी फालतू। अरे ये तो सीईटी से भी फालतू हो गई यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना। हाँ चलो इसमें देखते चलो क्या, कंट्रोल एफ, कौन सा इक्वेशन है यार वो, सेल देखते हैं हम। और इसमें तो करोड़ों सेल होंगी, थर्मोडायनामिक्स निकालो क्या। हम्म,
चलिए आएगा अब गिब। ये देखिए यहाँ पे शायद होगा, ये देखिए ये वाला, ये अरे रे 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 रे, देखो ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, दिखा ना, ये 2 बार आता है। नहीं नहीं, फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं बोला क्या कभी मैंने, फिजिक्स एनसीईआरटी से होता है नहीं। सर बताएंगे क्या करना है, एररलेस, सिर्फ अकेला एररलेस। फिजिक्स एनसीईआरटी नहीं बोला मैंने, हाँ कभी नहीं बोला। देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, देखो अभी क्या करना है, कितना मस्त क्वेश्चन है। माइनस यार टी एल एन के, अरे हो गया आंसर, ये आंसर था, उसने ये कर दिया, क्या गलती की, माइनस है या प्लस है यही पता नहीं था उसको। लेवल 0 क्वेश्चन है, समझ में आया, ये होते हैं प्रॉब्लम केमिस्ट्री के अंदर, प्रॉब्लम कहते हैं इसको, इसको प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। हाँ दो, अब देखने पड़ेंगे 11th के कितने आए 12th के कितने आए, वो तो वो देखा नहीं मैंने, लेकिन पता नहीं यार, वो सेम ही रहेंगे उतना नहीं, वो क्या करना है, पूरा पढ़ लो ना। 11th 12th, 11th का करूंगा 12th का नहीं करूंगा तो होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा फिर। मुझे लगता है शायद 11th के ज्यादा, मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकता मैं। नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, एनसीईआरटी में दिया है नेचुरल रबर, अरे नाम है उसका नेचुरल रबर, उसका मोनोमर रहता है ये, मतलब आइसोप्रीन उसका मोनोमर है, उसका पॉलीमराइजेशन होने पर पॉलीआइसोप्रीन बोलते हैं उसको, नेचुरल रबर का दूसरा नाम है पॉलीआइसोप्रीन। ये एनसीईआरटी के अंदर दिया है, दिखाने की जरूरत है क्या, कितना दिखाऊं अभी मैं, क्या क्या दिखाऊं यार। अब ये वाला, मतलब ये उसने भी एनसीईआरटी नहीं की इसलिए हुआ, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए 5 किताबें सॉल्व की उसने, 5 किताबें, ठीक है, 5 बुक्स, ठीक है। क्या वो इंपॉर्टेंट थी या एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलो आप ही। एनसीईआरटी ना। तो उसने सॉल्यूशन चैप्टर के लिए 5 बुक सॉल्व करेगा, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन उसको आते हैं, अरे लेकिन जो आता है एग्जाम में वो आना चाहिए। चलो फिर ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कार्बोकैटाइन, मतलब ये कार्बोकैटाइन क्यों ज्यादा स्टेबल है, कौन से इफेक्ट से ज्यादा स्टेबल है, बोलो जरा। हाँ बोलो जरा, कौन सा इफेक्ट है, इसको मत देखो, इधर मत देखो, हाँ क्यों, कौन सा इफेक्ट होता है, कार्बोकैटाइन स्टेबलाइज, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया है देखो, उसने इसको सही कर दिया, रेजोनेंस इफेक्ट बोलता है। अरे आपको यहाँ पे कहीं रेजोनेंस दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या रेजोनेंस, नहीं ना, तो उसको कहाँ दिखा होगा, पता नहीं यार कहाँ दिखा, मुझे ही पता नहीं, उसको दिखा होगा। और ये पढ़ते हैं, मैं बोलता हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोटबुक पहले पढ़ लो बेटा, नहीं पढ़ेंगे, इतने आसान क्वेश्चंस, मतलब क्या, ठीक है। ये इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लीड्स टू द चेंज इन, ये आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में मिलेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल के होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल के होती है केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। हो सकता है आपका आज का दोपहर का लेक्चर ना हो सकता है, क्योंकि काफी पकाया मैंने आपको आज, काफी पकाया, तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जरा ये कर रहा हूं। ओके, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, देखिए ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, द नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है। अब देखते हैं, तो इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहाँ गई यार, जेड, इस जेड का कहीं फॉर्मूला है क्या, देखिए
देखिए हाँ, चलिए डायरेक्टली दिया गया आरएनएस इक्वेशन जरा देख लेता हूं मैं। मतलब एनसीईआरटी में दिया है, ये मैं पढ़ाता तो हूँ क्लास में, लेकिन एनसीईआरटी में भी दिया है, इतना ही मेरे को पता है, बाकी कुछ नहीं। एनसीईआरटी में भी दिया है, क्लास में तो मैं बताता ही हूं कि आरएनएस इक्वेशन 4.18 किधर है आरएनएस इक्वेशन? आरएनएस इक्वेशन अरे किधर गया बेटा आरएनएस इक्वेशन 4.18? 4.18 मतलब ये देखिए कौन सा चैप्टर, हाँ 4.5 है, देख तो लो, ये देखिए ये आरएनएस इक्वेशन यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, ये है आरएनएस इक्वेशन, जरा ठीक से देख लेते। ए इज द आरएनएस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं इसको, और इसका रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन से कैसे आएगा जरा मैं देख रहा हूं। चल बेटा चल 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 हम्म ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं बता सकते आप। यहां पर एनसीईआरटी से डायरेक्टली बताना मुश्किल है कि कंसंट्रेशन बढ़ने पर क्या होता है, लेकिन 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 कुछ बता सकते हैं, छोड़ दो, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली कुछ नहीं बता सकते, लेकिन अब लेकिन क्या दिखे आपको पता है, रेट लॉ क्या रहता है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, और के, अब आरएनएस इक्वेशन क्या था, हमको ये z देखना है, राइट, और रेट इज इक्वल टू ये भी है, मतलब रेट इज इक्वल टू ये वाला हमको पहले से पता है, और रेट इज इक्वल टू ये कोलिजन थ्योरी से आया पी जेड ए बी ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। अब उसमें से अरेनियस मतलब ये वाला, हाँ पी एफ पी जेड, ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला रेट आया, ठीक है, तो अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, के ए ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, ओके। तो आप अगर देखोगे तो इसको और इसको तो आप के में डाल दो, ये वाला अरेनियस इक्वेशन कहता है कि बेटा ये सब मिलके के में जाते हैं, एक्चुअली यहाँ पे एक एफ भी होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर वगैरह छोड़ दो, आपको बस समझने के लिए बता रहा हूं, ये और ये मिलके के बन जाते हैं, और ये जो जड़ है ये इसको मतलब रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है, ये दोनों मिलके, ये देखिए रेट है, ये दोनों मिलके के बन जाएंगे, घुस जाएंगे ऐसा मान लो, और ये जो जेड है ये इसको इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको, तो इसका मतलब है ये जो जेड है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या, जस्ट इक्वेशन को कंपेयर करने पर इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, क्योंकि जेड का मतलब है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, या फिर उतना भी छोड़ दो यार, ऐसा कोई वेसल ले लो, और कोलिजन मतलब टकराव, धड़क एक दूसरे के साथ टक्कर लेनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर टक्कर बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगा या कम होगा, बोलो इतना तो बोलो। कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का बढ़ेगा तो टक्कर, उनके कोलिजन बढ़ेंगे या कम होंगे, बोलो जरा। इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, फिर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने पर कोलिजन बढ़ते हैं, बात खत्म, इतना ही समझना है हमको, और क्या है, तो यही है, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, काम खत्म, ये उसने सही किया है।
अब यहाँ पे देखते ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आपने पढ़ा है पी ब्लॉक में, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। पी ब्लॉक में सब कुछ है ना ये, अगर नहीं है तो आप बोलो, एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं बोलो, एनसीईआरटी में है, सब कुछ है। इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी, ये भी सही है। उसके बाद इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, ये भी सही है, सब सही है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ये सब कुछ दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग दिया है। उसने क्या बोला है कि ब्लड के साथ, मतलब कार्ब, जब ब्लड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन होता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है, और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। तो इजीली कौन फॉर्म होता है, मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ब्लड के साथ ज्यादा है, 300 टाइम्स ज्यादा है, ये भी बताया आपको। तो यहाँ पे दिया है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल बोला है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि गलत है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल, इसलिए तो उसके साथ कंबाइन होता है, सही है ना। यस और नो बोलो जरा एक बार, ये स्टेटमेंट गलत है कि नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, जरा सोचो और बताओ। जब तक मैं आपको एनसीईआरटी जरा खोल के बता दूं, मैं इतना क्यों बता रहा हूं एनसीईआरटी, क्योंकि मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है एनसीईआरटी नहीं करते लोग, बहुत गुस्सा आता है। कुछ भी करेंगे बाकी, कार्बन मोनोऑक्साइड, चलिए अरे हाइड्रोजन में कहा यार, पी ब्लॉक में चलो ना। मोनो ऑक्साइड, मोनोबेसिक मोनोऑक्साइड किधर गया, पीछे गया क्या, बोरॉन है, कार्बन पर चलो यार, ऑक्सीजन मेंबर्स, सिलिकॉन, हाँ चलिए ये कार्बन के, हाँ तो ये कार्बन के ऑक्साइड्स, अलोट्रॉप्स, डायमंड, फुलेरिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानकारी दी है, ये सब कुछ दिया है इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है। ये क्या दिया है, कलरलेस ऑर्डरलेस, याद रखो दूसरे क्वेश्चन में आया ये। और क्या दिया है यहाँ पे, और क्या दिया है यहाँ पे, इसके बारे में देखिए, कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन, the highly poisonous nature of carbon monoxide arises due to its stability to form complex with hemoglobin, which is about 300 times more stable than the oxygen hemoglobin complex। सही बात है, सही बात है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल है, काम खत्म हो गया। दिस प्रिवेंट्स हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड कॉर्पस्कल, जो भी है ठीक है, सब कुछ दिया है, सब कुछ भी नहीं दिया ऐसा नहीं। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये नाम नहीं दिया, चलिए एनसीईआरटी में ये नाम नहीं दिया, सही बात है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये नाम नहीं दिया, लेकिन हमको ये पता होता है, कहीं ना कहीं तो होता ही है। अब मुझे ये नहीं समझ रहा, मुझे लगता है ये शायद इसमें होगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में होगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में होगा ये, बायो में तो होता ही है, बायो में तो होगा ही इसका नाम, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये नाम कहीं पे सुना है क्या आपने। अब ये एनसीईआरटी में एग्जैक्टली कहां पे मुझे याद नहीं आ रहा, शायद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हो सकता है, पोल्यूटेंट्स के बारे में शायद हो सकता है, ठीक है, शायद हो सकता है। अभी तक आपने नहीं सुना क्या, बायोलॉजी में ना जरूर होगा, रेस्पिरेशन में आपको होगा, जरूर जरूर होना चाहिए, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि ये बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अरे बेटा कार्बन तो 100 बार आएगा, कार्बोक्सी, देखिए ये बेटा आ गया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में,
मतलब पोल्यूटेंट है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसके बारे में यहां पे दिया है। डू यू नो व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजन? इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन व्हिच इज अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। काम खत्म, काम खत्म हो गया ना, राइट। चलो आगे, तो ठीक है, ये भी सही है। एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ एच आई, चलिए आपको पता नहीं है, लेकिन ये होता है एनिसोल। अभी तक आपको ये ईथर्स नहीं हुए, तो ये एनिसोल मतलब ये कुछ इस तरीके से होता है। और एच आई, तो एच आई, अब एच आई का काम होता है यहाँ के बॉन्ड ब्रेक करना। चलिए जरा आप भी बता दो, आप ही बता सकते हो, आप भी बता सकते हो। अब एच आई कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा इजीली, पहला या दूसरा, बस इतना ही बताओ मुझे, काम खत्म। किस बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकता है एच आई? यस, बहुत अच्छे। ये बॉन्ड इजीली नहीं ब्रेक हो सकता। नैनेश्वरी, कहां से कहां से कहां से? केमिस्ट्री भी हो जाती है बेटा, टेंशन मत लो, केमिस्ट्री भूलती नहीं, बस याद करते रहना होता है। ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होता ज्ञानेश्वरी, ये sp2 कार्बन है, भूल गई क्या? फिर ये यहां से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आता है। तो इसको ब्रेक करेगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये दोनों एक साथ आते हैं और ये दोनों एक साथ आते हैं, तो ये फिनॉल फॉर्म होगा। और ये फिर भी आपको हुआ नहीं है अभी तक, ये टेंशन मत लो। उसके बाद है कार्बिल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कार्बिल अमाइन टेस्ट? कार्बिल अमाइन टेस्ट इज गिवन बाय प्राइमरी अमाइंस, और ये एनसीईआरटी में है, मैं नहीं दिखाने वाला, अब छोड़ दो, बहुत देर हो गई। तो ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये तो आपको पता चल गया होगा। ये टर्शियरी अमाइन है, ये भी सेकेंडरी है। तो इनमें से प्राइमरी कौन है? ये वाला है। तो प्राइमरी वाले कार्बिल अमाइन टेस्ट देते हैं, इतना याद रखो। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मतलब आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल की ट्रिक। उसको नहीं आई, उसने छोड़ दिया है। इतनी ट्रिक रटवाता हूं, वो बोला सर आप क्या करते हो, आपने जो ट्रिक दी है ना, ये एनसीईआरटी से नहीं होता बेटा, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया है। ये देखिए, ये आयुपैक नेम, अनिल यूनियम, पता है ना ये उसके, ये एटॉमिक नंबर हम निकाल सकते हैं, और फिर उनके ये नेम्स हमको देखने। तो ये रटने का काम केमिस्ट्री से नहीं होता, एनसीईआरटी से होगा क्या? नहीं होगा, उसको ट्रिक चाहिए। तो वो बोलने लगा सर आपने ट्रिक ऐसी दी है, खड़ी खड़ी है, ये वाली ट्रिक दी है, इस ग्रुप की दी है, इस ग्रुप की दी है, इस ग्रुप की दी है, और लास्ट वाले एलिमेंट तो उसमें लिए ही नहीं है, ये वाला लिया ही नहीं है इधर का। तो मैंने बोला बेटा एक तो सबसे पहले मैंने ये वाली ट्रिक दी है, लेकिन मैंने ये वाली ट्रिक्स भी दी है यहाँ की, और आपको बस देखना था 5 एटॉमिक नंबर के बाद कौन कौन है, ये याद करना था। 5 वाला बोरॉन, नियॉन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैंगनीज, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके 100 के आसपास के है, तो आपको पता होना चाहिए 100 पर कौन है, एफियम है, 95 पर अमेरिकियम है, पता है ना, मैंने बोला है, लेकिन 5 के बाद याद होना चाहिए सभी एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, सब याद होना चाहिए ये। तो 100 के पास है एफियम, और आपको मैंने ये लिखवा के दिया है, ये एफियम वगैरह यहाँ पे आता है, ये ब्लॉक में, ये नीचे। तो यहाँ पे अमेरिकेचा, सॉरी क्या है ये, थापा, हाँ, अमेरिकेचा सीएम बराक कॅलिफोर्नियाच्या इस्टॅब्लिश्ड फर्म मध्ये नौकरीला लागला, ये दिया है ना मैंने, या फिर आसमान सिमटा बिजली कड़की, दिया है ना कुछ, ऐसा नहीं है, दिया है ना आपको, जो भी दिया है, लेकिन दिया है ना ट्रिक, यस और नो? अरे बोलो यार। हाँ, तो इस फिल्म में, इधर देखिए, इस फिल्म में 9 लड़की, ऐसा भी है ना। दूसरी एक ट्रिक थी पुरानी वाली हमारी, कॅलिफोर्नियाच्या इस्टॅब्लिश्ड फर्म मध्ये नौकरीला लागला, कुछ भी याद करो, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि एफएम का मतलब 100 है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर 100 है, तो मेंडेलियम 101 है, तो ये सही है। फिर ये लॉरेंसियम, नौकरीला लागली, यहाँ पे 103 आएगा, ये भी करेक्ट है। उसके बाद बोल रहा है कि सर ये तो आपने दिया नहीं, अरे दिया है, ये यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे, ये अकडू रफी धाबे वाला सांगतो, पता है ना, अकडू रफी धाबे वाल्याला सांगतो,
भैंस हंसी मिट्टी में धसी तो रोएगा कौन? याद आया? तो ये अकड़ू तो छोड़ दो, ये रफी कहाँ है? रफी ये एक्टिनाइड्स के बाद आता है, ये एक्टिनाइड्स के बाद आता है, ये एक्टिनाइड 103 है तो ये रफी आएगा 104, और ये भी पता होना चाहिए 105 से डीबी, ये तो याद होना चाहिए। मैंने बोला ना 5 के बाद आपको एलिमेंट याद ही होने चाहिए, ऐसे 20 एलिमेंट आएंगे पार्ट, मतलब पूरे के पूरे याद होने चाहिए। उसको क्या है, तो 106 107 108 109, ठीक है। तो देखो ये डर्मेस्टिडियम, तो डर्मेस्टिडियम 110 आता है, ये 110, लेकिन उसको 111 दिया है तो ये गलत है। सीबोर्जियम एस जी 106, सही बात है, बस ये गलत है, ठीक है ना। इनकरेक्ट मैच, ये वाली मैच गलत है, ये वाली, तो ये ऑप्शन आना चाहिए। मतलब ये ट्रिक से काम होता था, बस ट्रिक को सीरियसली पढ़ना पड़ता है। ऐसे नहीं कि चलो मतलब ट्रिक दिए ना, आपका क्या होता है कभी भी ऊपर ऊपर से काम करना है, मतलब ऐसे नहीं। नीट का पेपर ना फालतू निकाला है, इसका मतलब ऐसे कुछ भी नहीं निकाला, उन्होंने डेप्थ ली है बेटा, बहुत डेप्थ ली है। लेकिन ना आप क्या करते हो, चलो ये ऊपर वाले 2-3 याद करोगे, ये याद करोगे, ये छोड़ दोगे, ये छोड़ दोगे, और सबसे ज्यादा तो ये तो छोड़ ही दोगे आप, ये तो आपका कैरेक्टर है, उनको यहीं पे तो फंसाना होता है, ये तो छोड़ना ही है। इतना कौन करेगा, इतना तो किया है। तो देखो ऐसे आता है। उसके बाद ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ नहीं है हमको, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस एनसीईआरटी में है। ब्राइन, ब्राइन मतलब Na+Cl- मतलब सोडियम क्लोराइड वाटर में डालते हैं, तो वाटर के अंदर भी H+ और OH- होता है। वहां पे बताया है कि भैया एनोड की तरफ जाने के लिए 2 एनायंस जाना चाहते हैं, तो फिर दोनों में से कौन जाएगा? आपको नहीं समझेगा, टेंशन मतलब। तो दोनों में से वो जाएगा जिसकी जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वहां पे इसकी टेंडेंसी ज्यादा थी, मतलब जो भी है बबल पोटेंशियल वो सब चीजें होती है, लेकिन एनसीईआरटी में है ये। तो यही लॉजिक एनसीईआरटी में दिया है कि दोनों में से कौन जाने की टेंडेंसी किसकी है वो जाएगा। अब एनसीईआरटी में एग्जांपल इसका लिया है और पूछा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर है तो उसके आयंस क्या क्या होंगे? सल्फेट आयन और H+, और डाइल्यूट है वाटर है उसमें, तो OH- और H+। अब सिंपल सी बात है यार, OH- और H+ है तो क्या होगा, कैथोड की तरफ तो ये दोनों जाएंगे, लेकिन एनोड की तरफ ये जाना चाहेगा और ये जाना चाहेगा। अब इन दोनों में से एनोड की तरफ कौन जाएगा, इतना ही निकालना है। अब एनोड की तरफ जाकर ऑक्सीडेशन होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 है, तो इसका और ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, हमको पता है सल्फर की मैक्सिमम 6 होती है, तो इसका और ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, तो ये एनोड की तरफ क्यों जाएगा, ये जाएगा, और ये एनोड की तरफ जाके ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा, तो इसलिए ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। मतलब इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन ठीक है ये तो लेवल 2 का था थोड़ा, डायरेक्टली इसका एग्जांपल नहीं है लेकिन समझना चाहिए। उसके बाद है अल्कीन, हाइड्रोकार्बन में होगा आपको ये, अभी तक नहीं हुआ है, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्किन्स, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्किन्स। तो किसका ओजोनोलाइसिस होने पर मिथेनॉल प्रोडक्ट आता है? तो ओजोनोलाइसिस मतलब एक ही होता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो और इधर एक O लगा दो और इधर एक O लगा दो, बस काम खत्म। इधर तो कुछ, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, इधर एक O लगा दो, इधर एक O लगा दो, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, इधर O लगा दो, इधर O लगा दो, ये बॉन्ड ब्रेक। तो चलो आप ही बताओ कौन से, इधर ये बॉन्ड ब्रेक करो, इधर एक O लगा दो, इधर एक O लगा दो। तो आप ही बताओ कौन से ऑप्शन में मिथेनॉल फॉर्म हो रहा है, आप ही बताओ यार। फटाफट अभी। कहां पे मिथेनॉल? मिथेनॉल नहीं दिख रहा क्या आपको कहीं पर भी? अरे ये देखो, ये क्या है ये? मतलब ये CHO मिथेनॉल ही तो है, ये फॉर्मल्डिहाइड है ना? दिख रहा है कि नहीं ये तो बताओ मुझे, यस और नो, दिख रहा है ना? तो इसका ओजोनलाइसिस होने पर ये काम होता है। मतलब ये भी आसान था, कुछ लेवल 2 वो कुछ भी नहीं है, फालतू था एकदम। मैं जो पजल लेता हूं ना उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, उसके सामने ये चंपू है, चंपू, पूरा चंपू, सटर फटर है, कुछ भी नहीं है, फालतू है एकदम उसके सामने, उसके औकात नहीं है पजल के सामने, कुछ भी नहीं है। टाइम तो लूंगा बेटे, आज टाइम तो लूंगा मैं।
मेरा गला फाट रहा है लेकिन फिर भी लूंगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। चलिए ओजोन लाइसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है। ओजोन लाइसिस देखते हैं कि हाँ, नहीं नहीं लेक्चर नहीं लेंगे क्योंकि अभी बहुत पक गए ना, मैं भी पक गया हूँ अभी। कितना हो गया ये देखिए, मिथेनॉल का तो एग्जांपल यहाँ पे नहीं है, मुझे लग रहा है इंटेक्स क्वेश्चन होगा क्या कोई, इंटेक्स क्वेश्चन ठीक है नहीं है, ठीक है ये इंटेक्स क्वेश्चन भी नहीं है लेकिन फिर भी आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान ही था क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से आ जाता था वो। उसके बाद ये तो हुआ है हमारा रिएक्शन बिटवीन दी एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, पता है ना आपको, कार्बोनिल कंपाउंड की ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करोगे तो अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये एसीटोन मतलब ये है आपका, और इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट यानी CH3 मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये जो R ग्रुप है ये यहाँ पे आके चिपकता है, पता है ना, अरे पता है कि नहीं, हुआ ना हमारा कल परसों ही, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में OH हो जाता है, अरे पता है कि नहीं, बोलो यस और नो, हुआ ना। और मुश्किल है क्या ये, पजल के सामने क्या है इसकी औकात, औकात ही नहीं है इसकी पजल के सामने, हो गया। इसका नाम ले लो बस, सेकेंडरी, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है। उसके बाद है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, शायद हमारा ये फॉर्मूला हुआ है ना, मैग्नेटिक मोमेंट सॉलिड स्टेट में भी हुआ है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n+2, ठीक है, हुआ है ना ये, अरे हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ तो भी डी ब्लॉक में है ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n+2, ठीक है, डी ब्लॉक में है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये क्रोमियम 2+, मतलब क्रोमियम का क्या है, क्रोमियम एक्सेप्शन दिखाता है ना बेटा, तो 4s1 और 3d5 ये है क्रोमियम आपका, ठीक है 3d5, तो इसमें से मतलब 4s1 ऐसे है और 3d5 ऐसा होता है, 1 2 3 4 5, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, मतलब क्योंकि Cr2+ है ना, 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या आएगा, तो 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सही बात है ना, तो 4 अनपेयर्ड, 4+2 4 × 6 √24, 25 का √5 है तो 24 का 4.9 होगा। इसका लेवल बताओ, आप ही बताओ, लेवल क्या था, लेवल 0, ठीक है ना, समझ रहा है ना, एक स्टेप का प्रॉब्लम है ये, एक स्टेप का प्रॉब्लम, 2 स्टेप, ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेप। उसके बाद क्या है, एक अल्डोल कंडेंसेशन बोल के रिएक्शन है, बेंजाल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन, ये है आपका बेंजाल्डिहाइड, ये है आपका एसिटोफिनॉन, तो जब दो मॉलिक्यूल सेम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ कपलिंग, और जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंडेंस होते हैं तो उसे हम क्रॉस बोलते हैं ना, ये तो उतना वुड्स में भी हुआ है आपका। तो ये दोनों अलग है क्या, ये है बेंजाल्डिहाइड और ये एसिटोफिनॉन है, अलग अलग है, तो इन दोनों के बीच जो भी रिएक्शन होगी उसको हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। इसके लिए क्या दिखाना है, एनसीईआरटी के अंदर भी है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है, लेकिन दिखाना है ही बेटा, ऐसे थोड़ी है। और एक बार मीटिंग होगी आपकी, खत्म हो रही है, दिखाना क्यों है, दिखाना तो है ही, क्यों दिखाना है पता है ना, क्योंकि आप लोग बहुत चू चपड़ करते हो बाद में, एनसीईआरटी एनसीईआरटी, अरे एनसीईआरटी में सब कुछ है, मुझे यही दिखाना है आपको, क्रॉस